दोस्तों नमस्कार। आंदोलन राजनीति का पहला पार्ट होता है, लेकिन आंदोलन जब राजनीति को झुका दे, वह भी सत्ता की राजनीति को झुका दे, तो फिर आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए या उस आंदोलन को राजनीतिक शुरुआत करनी चाहिए। शायद अगले 72 घंटे किसान आंदोलन के लिए बेहद जटिल है। जटिल इसलिए है क्योंकि घर वापसी हो जाए। 1 बरस तक आंदोलन चला और देश की उस सत्ता को झुकना पड़ा जिसकी पहचान इस दौर में किसी तानाशाह की तरह थी। और शायद दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों के बीच जब आप जाएंगे और कोई संवाद बनाएंगे तो आपको 2 ही मैसेज वहां से निकलेंगे। एक, आंदोलन की जीत का जश्न उनके जहन में कुछ इस तरीके से है जहां वो कहने से नहीं चूकते हैं, हमने तानाशाह को झुका दिया। और दूसरी तरफ आंदोलन का दर्द दिलों में इस तरीके से पल रहा है जहां पर 750 साथियों को खोने का दर्द है। तो क्या वाकई इस देश में समाज के भीतर पहली बार एक आंदोलन ऐसा हुआ जिसने राजनीति को राजनीति का पाठ पढ़ा दिया, या फिर इस देश के भीतर में पहली बार एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसने इस देश के अलग अलग क्षेत्रों के संकट जो घूम रहे हैं उनके सामने एक बड़ा मैसेज दे दिया कि अगर आप आंदोलनरत हो जाएं तो फिर आपकी मांगों को सरकार को मानना होगा। लेकिन इस आंदोलन का पाठ बिल्कुल नया है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, इस देश की राजनीति तिकड़मों को लेकर, इस देश के भीतर बनने वाले नियम कायदे कानूनों को लेकर, इस देश के भीतर में पार्लियामेंट के भीतर जो बहस होती है, या फिर इस देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से किसानों को हाशिए पर ढकेलती रही है, पहली बार इस आंदोलन ने गांव-गांव, पंचायतों में, खाप पंचायतों तक में इस मैसेज को दिया। और पहली बार इस देश का ग्रामीण या कहें ग्रामीण भारत भी उस अर्थव्यवस्था को समझने लगा जिस अर्थव्यवस्था को कभी कोई राजनीति समझाती नहीं थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में रहती है वो सत्ता के जोड़तोड़ के हिसाब से अपनी सियासत के अपने चौसर को लगातार समाज के भीतर फेंकती है। लेकिन आंदोलन कोई राजनीति नहीं हो रही थी, आंदोलन के जरिए किसी तरीके की राजनीति की नहीं जा रही थी। शायद इसीलिए जब महापंचायतें हुई, तकरीबन 16 महापंचायत, पंचायतों के स्तर पर तकरीबन 12 पंचायत और खाप पंचायत के स्तर पर तकरीबन 64, इतनी बड़ी तादाद में गांव-गांव के लोग शिक्षित होते चले गए। तो क्या वाकई 1 बरस के भीतर कोई तानाशाह का झुकना उपलब्धि नहीं है, बल्कि इस देश को समझने की प्रक्रिया में इस आंदोलन ने लाकर खड़ा कर दिया। और अब यह सवाल है कि जिन सवालों को लेकर 1 बरस पहले किसान आंदोलन करने निकले थे, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे कर्नाटक के हों, चाहे आंध्र प्रदेश के हों, तेलंगाना के हों, तमाम जगहों से जब वो आंदोलन करने के लिए निकले थे तो उनके जहन में क्या सिर्फ और सिर्फ यही सवाल था कि ये 3 कानून वापस हो जाने चाहिए, या फिर उनके भीतर यह सवाल था कि जो कृषि क्षेत्र में जुड़े हैं, जो संकटों का सामना हर दिन उन्हें करना पड़ता है, उसमें यह 3 कानून एक लिहाज से ताबूत में कील ठोकने की परिस्थितियों को पैदा कर देंगे। यानी कील ठोकने से रोक दिया गया, लेकिन ताबूत तो जस का तस है। तो आंदोलन क्या करे? आंदोलन के सामने क्या वाकई बहुत सारे सवाल हैं, या आंदोलन अपने तौर पर यह मानकर चल रहा है कि अब उसकी जरूरत एमएसपी है, अब उसकी जरूरत 750 किसानों के जिनको खो चुके हैं वह उनके परिजनों को मुआवजा दिलाना है, उनके लिए एक जगह निर्धारित करनी है जहां पर शहीदों को नमन करने के लिए हर वक्त हर कोई याद रख सके। क्या है इनकी जरूरतें? जबकि इस दौर में हर किसी ने देखा और हर किसी ने परखा भी कि भारत की अर्थव्यवस्था भीतर से कितनी खोखली हो चली है। हर किसी ने जाना सिर्फ कॉरपोरेट मित्रों के जरिए इस देश में एफसीआई के समानांतर गोडाउन्स नहीं बनाए जा रहे हैं, बल्कि समूची अर्थव्यवस्था को ही हड़पा जा रहा है। हमें लगता है कि आज सिलसिलेवार तरीके से पहले समझ लें कि इस आंदोलन का मतलब क्या है और इस आंदोलन के सामने रास्ता क्या है। क्योंकि जैसे ही हम एमएसपी का जिक्र करते हैं, हमने भी जोड़ घटाव किया और यह जानना चाहा कि आखिर कितना सरप्लस उत्पादन होता है जो एमएसपी के जरिए अगर सरकार कानून बना दे और तय करना शुरू करे कि वह अब एमएसपी पे ही खरीदेगी। अभी तक जो ले रही है उसके अतिरिक्त जो सरप्लस अनाज है, जैसे उसमें आप धान ले लीजिए, इस देश के भीतर में जो सरप्लस लास्ट
पिछले 2 बरस का औसत निकालते हुए अगले बरस की जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। तकरीबन 13,144 लाख क्विंटल यह है धान, इतना सरप्लस होगा। धान प्रति क्विंटल 1940 रुपए। इस लिहाज से देखिए तो सरकार पर बोझ पड़ेगा 6,884 करोड़ रुपया, उससे कुछ ज्यादा। अगर आप गेहूं पर आएंगे तो गेहूं का सरप्लस जो है वो तकरीबन 8,080 लाख क्विंटल है और उसकी जो एमएसपी है वो 2,015 रुपए है। उस लिहाज से अगर सरकार पर जो बोझ पड़ेगा वह तकरीबन पड़ेगा 8,792 करोड़ रुपया। इन दोनों को मिला दीजिए, अगर आप पैडी यानी चावल और धान, चावल और गेहूं को मिला दीजिए तो यह तकरीबन 15,677 करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर पड़ेगा। और इसके अलावे जो 20 अलग अलग उपज हैं उसको भी अगर आप जोड़ना चाहें, मसलन अगर आप कॉटन को जोड़ें, कॉटन तकरीबन 609 लाख क्विंटल अतिरिक्त है और उसकी जो प्रति क्विंटल एमएसपी है वह 5,726 है। उतने में बिकता नहीं है, लेकिन मान लीजिए इसे भी सरकार खरीदने लगे तो सरकार पर बोझ पड़ेगा 18,012 करोड़, 1,812 करोड़ यह पड़ेगा कॉटन को बेचने पर। और अगर आप मान लीजिए इसके बाद मूंग लाइए, मूंग तकरीबन 182 लाख क्विंटल ज्यादा है। मूंग की कीमत एमएसपी के लिहाज से 7,725 रुपए क्विंटल है और सरकार अगर इसे एमएसपी पर खरीद ले तो बोझ पड़ेगा 1,431 करोड़ रुपए। इन जनरल अगर निकालिएगा तो यह लगभग 36 से 38 हजार करोड़ के भीतर में सब कुछ समा जाएगा। अब जब हम आपसे यह बोल रहे हैं और सरकार के जो आंकड़े निकल कर आते हैं, सरकार कहती है नहीं, हम वो सारी चीजों को जोड़ रही है, जो अभी लेती है उसको भी जोड़ रही है, जो खाद सब्सिडी पे है उसको भी जोड़ रही है, जो बीज लेगी वह भी जोड़ रही है, जो टेक्नोलॉजी देगी उसको भी जोड़ रही है और उसको घुमा फिरा के कहती है हमारे ऊपर बोझ तो लगभग इस एग्रीकल्चर को लेकर 16 लाख करोड़ का, और इसमें वह एफसीआई के जो घाटे हैं 4 लाख करोड़ उसको भी जोड़ देती है। इतना बड़ा एमएसपी का बोझ है नहीं। हम इसलिए कहते हैं आपसे इतना बड़ा नहीं है क्योंकि एक परिस्थिति हमको लगता है, यह भी जान लीजिए, इसके ठीक समानांतर की परिस्थिति जो इस दौर में किसानों ने अपने आंदोलन के जरिए या किसान आंदोलन के जरिए इस देश के एक्टिविस्ट हों, इस देश के एग्रीकल्चरिस्ट हों, इस देश के पॉलिटिशियंस हों, खासतौर से जो राइट लेफ्ट की दिशा में चले गए हैं। अब तो कांग्रेस भी राइट से लेफ्ट की दिशा में चली गई है, जहां वो मजदूरों का जिक्र कर रही है, किसानों का जिक्र कर रही है। यानी किसान आंदोलन ने भारत की राजनीति को बदल दिया, उसके सोचने के तरीकों को बदल दिया। और जब देश की सत्ता जो कभी नहीं झुकती रही, तमाम नियम कायदे जो भी वो बनाती रही, जो लगातार फेल भी होते चले गए लेकिन फिर भी वो नहीं झुकी, लेकिन किसानों ने अपने आंदोलन से उसे अपने मुद्दों पर झुका दिया, तो किसान क्या लौट जाए? अब वो अपने आंदोलन को खत्म कर दे? फिर यही सवाल। लेकिन इससे पहले जब हम आपसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि तकरीबन 36 से 38 हजार करोड़ रुपया सरकार पर बोझ पड़ेगा अगर वह सरप्लस उपज जो इस वक्त एमएसपी पे नहीं लेती है वो लेने लगे, तो बहुत ज्यादा नहीं इसलिए है क्योंकि हमारे सामने एक लिस्ट है। यह 13 बड़े इंडस्ट्रीज हैं, इनके पूरी 13 इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसको लेकर सरकार ने जो भी इन्होंने बैंकों से लोन लिया था उसको मैनेज कर लिया है और उसका डाटा रिजर्व बैंक के जरिए जारी हुआ। उसमें बहुत सारी कंपनियां, उसमें शिवशंकर लिमिटेड है, उसमें एबीसी शिपयार्ड है, उसमें वीडियोकॉन है, उसमें आलोक इंडस्ट्री है, उसमें एमटेक है, उसमें मोनेट इस्पात है, उसमें लैंको इंफ्रा है, उसमें इलेक्ट्रो स्टील्स है, उसमें भूषण पावर है, उसमें डीएचएफएल है, उसमें ज्योति स्ट्रक्चर है, उसमें एसआर ग्रुप है, उसमें भूषण स्टील है। इन सभी द्वारा लिया गया पैसा, कुल पैसा जो लिया गया इनके जरिए वह तकरीबन था 4,86,800 करोड़ रुपया। जो भी सरकार ने सेटल किया और जो भी रिजॉल्व हुआ, यानी जो पैसा लिया जा सके, बैंकों को कुछ दिया जा सके, वो पूरा डाटा जब जोड़ा गया तो पता चला कि 1,61,820 करोड़ रुपया ही वापस आया, जो अलग अलग सेटलमेंट के जरिए या जो रिजॉल्व किया गया उसके जरिए। यानी 2,84,980 करोड़ का चूना बैंकों को लग गया। हम यहां पर मौजूदा वक्त में समझने की जरूरत यह है कि मनमोहन सिंह के काल में भी इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी थी। मनमोहन सिंह के दौर में भी ऐसा नहीं है कि एनपीए नहीं हो रहा था, लेकिन उस पूरे पीरियड का एनपीए जो 2008-9 से 2014
अप्रैल के महीने तक आप देखेंगे तो वह 2,34,000 करोड़ का था, लेकिन हमने सिर्फ 13 कंपनियों का नाम लिया और इन्होंने 2,84,980 करोड़ यानी कुल ली गई रकम में से 64% रकम यह 13 के 13 हड़प गए, या सरकार ने हाथ गिरा दिए, या सरकार ने इन्हें सुविधाएं दे दी, क्या किया? अब यहां पर सवाल है कि एमएसपी सरकार क्यों नहीं मानती है। यह एक इसलिए सवाल है क्योंकि यह रकम इतनी बड़ी नहीं है जो सरकार कह के बतलाना चाहती है और जतलाना चाहती है। हम यहां पर एक और सवाल रख देते हैं, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो कहती है वो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस कल्याणकारी योजनाओं पर जो खर्च होता है और एमएसपी पे जो सरकार पर बोझ पड़ेगा, उन योजनाओं के ऊपर जो खर्च किया जा रहा है और वो योजनाएं लागू नहीं पिछले 5-6 साल में हो गई, चाहे उसमें आप एक सांसद के गांव को गोद लेना हो, चाहे इस देश के भीतर में स्वच्छ भारत अभियान चलाना हो, चाहे या डिजिटल इंडिया के तौर पर चीज, जो भी खर्च हो रहा था वह भी इनके द्वारा एमएसपी को अगर कानून बनाएंगे तो वह भी कई गुना ज्यादा था। तो एमएसपी पर आप क्यों नहीं ले सकते, यह सवाल किसी के जहन में भी आ जाना चाहिए। अब यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि इस बात का जिक्र बार बार हो रहा है, क्या वाकई आंदोलन को वापस लेकर घर लौट जाना चाहिए, या इस देश की परिस्थितियों में जो मैसेज इस आंदोलन ने बीते 1 बरस में दिया है, तो क्या आंदोलन के तौर तरीके बदलने का वक्त आ गया है? यानी जो आंदोलन 3 कानूनों को लेकर शुरू हुआ, वह 3 कानूनों से सरकार पीछे हट गई। किसानों ने एमएसपी को कानून बनाने का हिस्सा जोड़ा, सरकार कह रही है अपने तौर पर अलग अलग मार्फत लिख के नहीं दे रही है, लेकिन कह रही है 5 सदस्यीय कमेटी आप अपनी भेजिए, फिर हम अपनी कमेटी भेजेंगे, दोनों मिलकर बातचीत शुरू करेंगे और आने वाले वक्त में इसका निदान भी कर लिया जाएगा, यह सरकार कह रही है अपने तौर पर। लेकिन इस देश की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां जो इसी सरकार ने बीते 7 बरस में चलाई है, उसमें मौजूदा वक्त में बहुत दूर नहीं जाते, हम जीडीपी को ही जोड़ लेते हैं। जिस जीडीपी को लेकर सरकार ताल ठोक रही है कि देखिए 8.4% का ग्रोथ है, यहां पर एक चीज आपको समझना होगा, ये 8.4% का ग्रोथ उस साल की तुलना में चमकदार है जिस बरस इस देश के भीतर में सब कुछ ठप हो गया था, पूरी दुनिया में सब कुछ ठप हो गया था। यानी दुनिया के लिए जो सबसे अंधेरा साल था, उसकी तुलना में इस बरस 8.4% पे आप पहुंचे हैं। उसमें भी एग्रीकल्चर यानी खेती टॉप पर है। जो सर्विस सेक्टर इस देश की जीडीपी में लगभग 54%, 54% की हिस्सेदारी देता है, वह भी बीते 2 वर्षों में देखेंगे तो 10% वह भी नीचे है। इस देश के भीतर में जो जनता जो खरीदारी करती है, वह भी बीते 2 बरस की तुलना में देखेंगे तो 10% वह भी नीचे है। सरकार जो अपने तौर पर खर्च करती है अलग अलग योजनाओं के तहत, वह भी बीते 2 बरस की तुलना में देखेंगे तो वह भी 17% नीचे है। लेकिन एग्रीकल्चर एकमात्र है जिसकी जीडीपी इस वक्त इस तिमाही में 4.5% का ग्रोथ है, 4.5% का ग्रोथ है, और 2 साल की तुलना में देखेंगे तो यह 7.5% के ग्रोथ पर आ जाता है। और एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा लोग इस देश के जुड़े हैं, यानी इस देश के जितने ज्यादा, यानी लगभग अगर आप ध्यान दें तो लगभग कहा जाता है 60% लोग एग्रीकल्चर पर हैं। लेकिन सर्विस सेक्टर का योगदान लगभग 54% जीडीपी में है और एग्रीकल्चर का योगदान 14 से 16% के बीच में रेंगता रहता है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में भारत में जो सर्विस सेक्टर में, जैसे ट्रेड उसमें आएगा, उसमें होटल आएगा, उसमें ट्रांसपोर्ट आएगा, उसमें कम्युनिकेशन आएगा, यह जब लगातार नीचे चल रहा है, आज की तारीख में भी गैर सरकारी खर्च जो है इसमें इजाफा नहीं हो पाया है, सरकार का खर्च भी अपने तौर पर नीचे है। और सरकार ने जो योजनाएं शुरू की हुई थी, जैसे मनरेगा का जो पैसा था, अभी तो मार्च आया नहीं है, जो नया फाइनेंशियल ईयर अगले साल अप्रैल से शुरू होगा, अभी तो दिसंबर चल रहा है, मनरेगा का सारा पैसा खर्च हो चला है। तो सरकार जिस अर्थव्यवस्था को चला रही है, उस अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां इस देश में ऐसी पैदा हो चली है कि सरकार के पास कौन सा रास्ता आने वाले वक्त में बचेगा जहां वो किसानों के लिए कोई सुविधाजनक परिस्थिति ला सके। अगर मान लीजिए वो एमएसपी का ऐलान भी कर देती है और कहती है हमने कानून बना दिया, लेकिन एमएसपी पर वो कैसे लेगी जब देश की इकोनॉमी के डिजाइन को समझिए।
अगर अर्थव्यवस्था हमारी इतनी डामाडोल है और सरकार जिस विजन से काम कर रही है उसमें भारत के बैंक लगातार खोखले हो रहे हैं और पार्लियामेंट में अब बैंक को बेचने और बैंक के निजीकरण का जब विधेयक रखने की स्थिति में सरकार आ गई, खुले तौर पर बजट में जिक्र कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर चलाएंगी। लेकिन एग्रीकल्चर से वो 3 कानून आप हटा रहे हैं जिस 3 कानून के जरिए प्राइवेट सेक्टर घुस आता या कॉरपोरेट घुस आता। वो चाहे जमाखोरी करता, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाता, जो करता वो अपने तौर पर करता, वही मार्केट तय करता, मंडी खत्म हो जाती, खुला बाजार आ जाता, लेकिन सब जगह पर पूंजी का प्रभाव होगा। पैसा जिसके पास होगा चलेगी उसी की। अगर हमारी ऐसी इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी के पूरे स्ट्रक्चर के बीच में किसान एक छोटी जगह पर बैठा है, आप किसानों के लिए कहेंगे अच्छा ठीक है, हमने तीनों कानून वापस ले लिए, एमएसपी पे कमेटी बना दी, बिजली संशोधन बिल भी देख रहे हैं कि उसमें भी हम कुछ हेर फेर करके आपके अनुकूल परिस्थिति, ये सारी बातों का वो जिक्र करे। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, मनमोहन सिंह के काल में भी ऐसा नहीं था, किसानों में आक्रोश नहीं था। जब लैंड रिफॉर्म बिल आया उस समय भी आक्रोश था। लैंड रिफॉर्म बिल को नए तरीके से मोदी गवर्नमेंट जब लेके आई तो किसान इस देश में आंदोलनरत हो गया, तो फिर 4 गुना मुआवजा देना और ये सारी परिस्थिति आती चली गई। लेकिन सवाल नया ये है कि जिनको 4 गुना पैसा मिला अपनी जमीन का 2015, 16, 17, 18 में, आज की तारीख में उनके पास क्या कुछ पैसा बचा है और उस पैसे का वो क्या कर सकते हैं जिससे इस देश के मार्केट में उनकी अपनी स्थिति कम से कम बेहतर हो या पैसा बढ़े। बैंक में जमा करेंगे तो इंटरेस्ट रेट नीचे चला गया और आज से तो लागू हो गया, पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट और कम कर दिया है। अब आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखेंगे, महंगाई लगातार बढ़ेगी, पैसा और कम हो जाएगा। यानी इस देश की इकोनॉमी उसके साथ खड़ी है जो इस देश को कौड़ियों के मोल खरीदने की ताकत रखता हो। वो कौड़ियों के मोल में भी चंद पैसे सरकार को दे दे तो वो सारी चीजें उसकी हो जाएगी और इसी कतार में तमाम पीएसयू खड़े हैं। तो क्या आंदोलन को वापस लौटना चाहिए या आंदोलन का चेहरा बदलना चाहिए? इस देश में जरूरी नहीं है कि आंदोलन इस देश में हिस्सा बन जाए जिंदगी का, लेकिन जरा समझिए, जिस देश के भीतर में चाहे वो बैंक कर्मी हो वो आंदोलनरत है, युवा जो डिग्रीधारी है जिसके पास पढ़ाई लिखाई का अपना पूरा मादा है उसके पास रोजगार नहीं है, और खुद लोकसभा में जब सरकार ने बताया कि इस देश को छोड़ने वाले 2014 से लेकर अब तक, हालांकि डाटा 2017 से दिया गया जिसमें जानकारी दी गई तकरीबन 6,40,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, तो बहुत लोग कहेंगे अच्छा 100 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या में क्या मायने ये रखता है। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि इस देश में पैसे वालों के लिए भी क्या परिस्थिति नहीं बन पा रही है, क्योंकि इस जीडीपी में एक चीज और जानकारी निकल कर आई, जो छोटे व्यापारी और मंझोले व्यापारी हैं उनकी जीडीपी में हिस्सेदारी तकरीबन 17% है, लेकिन उनको भी अभी भी वह उससे संकट से उबर नहीं पाए हैं क्योंकि उनकी अनुकूल परिस्थितियां अभी भी इस देश में नहीं बन पा रही है। खरीदने वाले के जेब में पैसा नहीं, बेचने वाले को पैसा चाहिए, चीजें यहां आके स्टक कर गई, तो आप क्या करेंगे? तो क्या आंदोलन, किसान आंदोलन जिसने इस देश में कमोवेश हर किसी को जागरूक किया, या किसान आंदोलन के मार्फत लोग पहली बार जागरूकता के साथ चीजों को सुनने आने लगे? कल तक पंचायतों में जाति पर जिक्र हो जाता था, अलग अलग मुद्दे आ जाते थे, लेकिन पहली बार इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था पर चर्चा हो रही थी। तो क्या भारत की राजनीति में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है जो कॉरपोरेट के नजदीक हैं, शरद पवार, क्या जब वो कृषि मंत्री थे तो उन्होंने खेती के हक में कुछ किया था? नहीं किया था। वो कॉरपोरेट के हक में लगातार बोलते रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में वो किसानों का विरोध करके देखें, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इस देश के भीतर में एक जागरूकता आई है, या कोई भी आप किसी का भी नाम ले लीजिए, हमें तो लगता है 2 नाम यहां पर इसलिए लेने चाहिए क्योंकि पिछले दिनों नीति आयोग ने इस देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जिक्र किया, गरीबी क्या होती है, और उसमें सोचिए नीतीश कुमार 15 साल बेमिसाल वो खुद को कहते हुए कहते हैं हम प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, लेकिन बिहार की स्थिति 51% से ज्यादा अगर गरीबी की स्थिति में आकर टिक गई है तो इसका मतलब क्या है? मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान 14 साल तक उन्होंने राज किया मध्य प्रदेश के भीतर में, लेकिन ये 15 और 14 साल राज करने वालों ने अपने ही राज्य को क्या दिया? और प्रधानमंत्री मोदी के अभी 7.5 साल पूरे हो चले हैं, 2.5 साल और हैं, उसके बाद मान लीजिए फिर क्या होगा तो दूर की गोटी है, लेकिन इस 7.5 सालों में उन्होंने देश को दिया क्या? यह सवाल इसलिए बड़ा मौजू हो चला है कि
एग्रीकल्चर इसी देश का हिस्सा है जिस देश की अर्थव्यवस्था, जिस देश की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां और जिस देश की राजनीतिक स्थितियां किसानों के अनुकूल नहीं है, या इस देश के नागरिकों के ही अनुकूल नहीं है, या फिर वह सिर्फ पॉलिटिक्स समझती है। ऐसी परिस्थिति में अगर इस देश को लाकर खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि हमने जब देखना शुरू किया क्या स्थिति है, तो अब आप कल्पना कीजिए, हम आपको कुछ बिहार के जैसे डिस्ट्रिक्ट बतलाते हैं, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, जमुई, मध्य प्रदेश का झाबुआ या अलीराजपुर, या उत्तर प्रदेश का बहराइच, सरस्वती, बलरामपुर, ये ऐसी जगह हैं जो दुनिया में इतनी गरीबी कहीं नहीं है जिन जगहों का हमने नाम लिया, क्योंकि 70% गरीबी की परिस्थितियों में जीने वाले देश कहां मिलेंगे आपको। लेकिन ये जिले हैं जो अपने आप में यूरोप के छोटे छोटे देशों के जनसंख्या के बराबर है। हम लोग गौरवान्वित इस बात को लेकर होते हैं जब प्रधानमंत्री कहते हैं 138 करोड़ का मैं रिप्रेजेंटेशन करने आया हूं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो अमेरिका में पार्क में भाषण देना हो, चाहे लंदन में हो। सवाल है कि इन 138 करोड़ के भीतर में 100 करोड़ किन परिस्थितियों में जी रहे हैं, इस पे सबने आंखें बंद कर ली। और इस 100 करोड़ में लगभग 90% जो किसान है उनकी हिस्सेदारी है, उस तरफ से आंखें बंद हैं। जो 14.5 करोड़ किसान है उसमें से लगभग 90% किसानों की बदहाली और 2 जून की रोटी का सवाल उनके सामने लगातार है। तो सवाल है, आंदोलन छोड़कर अब वापस घर लौटा जाए, अपने जिस बात को लेकर आंदोलन शुरू किया था, या फिर इस आंदोलन का एक नया विस्तार होना चाहिए, एक ऐसा विस्तार जो इस देश को राह दिखा सके, इस देश की अर्थव्यवस्था और इस देश की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के साथ राजनीति को भी सुधार सके। क्योंकि क्या यह कहा जा सकता है कि इस आंदोलन के सामने वाकई मौका है कि इस देश की इकोनॉमिक व्यवस्था को ठीक कर दे, जहां पर एग्रीकल्चर या बहुसंख्य तबका जिस पेशे से जुड़ा है उसको सामाजिक सुरक्षा का सवाल हो। क्या इस आंदोलन के सामने ऐसा मौका है जहां पर संकट झेल रहे मजदूर, और अब तो मजदूरों को रिफॉर्म के नाम पर कहा जा रहा है, हायर एंड फायर करने की स्थिति में रिफॉर्म आ रहे हैं, कोई भी रखे हटा दे, कोई जिम्मेदारी नहीं, अदालत में मजदूर नहीं जा सकता है, क्या उनको साथ लेने की स्थिति में नहीं आ गया है यह किसान आंदोलन? या फिर मौका कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत की राजनीति जो अभी तक धनबल बाहुबल पे चलती रही, वह किसान बल पे चलने की परिस्थितियां लाकर वो खड़ा कर दे? यानी कोई क्रिमिनल हो, कोई पैसे वाला हो, कोई तिकड़मे करने वाला हो, उसको जीत चुनाव में नहीं मिलेगी। क्या यह परिभाषित करने की स्थिति में यह आंदोलन आ सकता है और इस आंदोलन का नए सलीके से विस्तार हो सकता है? और क्या वाकई ऐसी परिस्थिति है जहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक, IMF और विश्व बैंक जो तमाम नीतियां बताता है और कहा जाता है कि इनको संभाले हुए देश ही भारत की राजनीति को प्रभावित करते हैं, और मौजूदा वक्त में पहली बार नरेंद्र मोदी ने पंगा ले लिया उन देशों के साथ जो भारत में एग्रीकल्चर में रिफॉर्म चाहते थे और इन्होंने कर दिया, तो यह किस रूप में कर दिया, इन्होंने क्या पंगा ले लिया? और जिन्होंने प्रधानमंत्री इस देश के भीतर में जो बनाते हैं, क्या वह देश अब सक्रिय हो चले हैं और भारत की राजनीति क्या करवट लेने वाली है? अगर ये सारी परिस्थितियां हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जिस लिहाज से निकल रही है, जिस तरीके से वो शरद पवार से मिलती है, शरद पवार जिस तरीके से किसानों के हक की बात भी करते हैं और कॉरपोरेट का जिक्र भी करते हैं, लेकिन अपने दायरे और अपने समझ के अनुसार जहां उनकी राजनीति सच सके, तो भारत की राजनीति के भीतर जो नए नए सवाल निकल रहे हैं, क्या ये किसानों के आंदोलन के बाद पैदा नहीं हुए? यकीनन हुए हैं। तो जो दुनिया के तमाम देशों की नजर भारत के बाजार पर है, भारत के जमीन पर है, भारत में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी पर है, भारत के मजदूरों को लेकर है, भारत की खनिज संपदा को लेकर है, ये सारी चीजों को समझने के लिए एक किसान आंदोलन ने क्या सारी चीजों को नए तरीके से डिफाइन करने की परिस्थिति में खुद को लाकर खड़ा कर दिया है? तो क्या ऐसे में उन्हें घर लौटना चाहिए, या फिर यह कहना चाहिए कि नहीं, वो तो किसान है, किसान बाकी आंदोलन जिन्हें अपना करना है करें, हमने एक जीत हासिल कर ली। जीत हासिल करने के बाद जब आप घर जाएंगे तो वहां की परिस्थितियों में आप अपने परिजनों से मिलेंगे, लेकिन इस समाज के भीतर में परिजनों से तो डिग्रीधारी युवा भी मिले हुए हैं, बैंक कर्मी भी अपने परिवारों से मिले हुए हैं, लेकिन अब सब आंदोलनरत क्यों हैं और सब क्यों पहुंच जाते हैं जंतर मंतर पर? और पार्लियामेंट के भीतर की स्थितियां क्या है, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। कोई पार्लियामेंट के भीतर नहीं जा पा रहा है। राज्यसभा और लोकसभा में जो आपस की टसल क्यों बनी हुई है, ये टसल सारी चीजों से डाइवर्ट करने की परिस्थितियों में जानबूझकर राज्यसभा के चेयरमैन ने यह फैसला लिया कि पिछले सत्र में जिन्होंने ऐसा काम किया था जो नहीं करना चाहिए, तो इस सत्र में उनको हटा दे। कमाल की स्थिति है।
पिछली परिस्थितियों को अभी से जोड़ें तो क्या ऐसी परिस्थिति भारत में धीरे धीरे आ जाएगी जहां पर जो भी नए तरीके से सामने आएगा वह इस देश की पुरानी परिस्थितियों को पलट सकता है? पलट सकता है। किसानों को यह समझना होगा क्योंकि उनकी तादाद इस देश में सबसे ज्यादा है और इस देश में वह वोटर भी है। और अगर किसानों की सामूहिकता, मजदूरों की सामूहिकता, बेरोजगारों की सामूहिकता, बैंककर्मियों की सामूहिकता, शिक्षकों की सामूहिकता, अगर आप ध्यान दीजिए तो हर सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में जो मजदूर हैं उनके सामने बड़ी मुश्किल हालात पैदा हो गए इस दौर में। इन तमाम चीजों को जोड़ते चले जाइएगा तो क्या यह आंदोलन अब नए सिरे से अपने आप को गढ़ने का प्रयास करेगा या इसको गढ़ना चाहिए? अगले 72 घंटे में जाहिर है बहुत चीजें फैसला होंगी, किसान भी अपने तौर पर फैसला करेगा, लेकिन अपने परिस्थितियों में विस्तार देना, उसे पंख दे देना और नए तरीके से इस देश की राजनीति को परिभाषित करने की दिशा में बढ़ जाना, यह कहते हुए कि हमें ऐसी इकोनॉमी और हमें ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी अब मंजूर नहीं है, हमें ऐसी राजनीति मंजूर नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि किसानों ने एक चीज का एहसास करा दिया कि अगर आप विरोध में हैं तो फिर आपको राजनीतिक हार मिलेगी। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर वाकई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें होती हैं, जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, उन ताकतों का मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली, और इस देश में इस बात का भी जिक्र होता है कि कैसे बहुत कम वक्त में आंदोलन करते हुए वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए, या कैसे नरेंद्र मोदी एक झटके में इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। क्या उनके पीछे गुजरात की वो काली छाया नहीं थी? फिर भी कैसे बन गए? तो वो कौन से प्रेशर्स थे और क्या वो वाकई इस रिफॉर्म को वापस लेने, जिसका नरेंद्र मोदी साल भर पहले आज़ादी से जोड़ते थे, किसानों की आज़ादी हो रही है, उसको उन्होंने वापस ले लिया, तो क्या कोई दुनिया के उन दबाव समूहों से सत्ता की ठन गई है और वो कुछ नए प्लेयर्स खोज रहे हैं क्या? ये सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के अक्स तले किसान भारत में सबसे बड़े प्रेशर ग्रुप के तौर पर नहीं है, पहली बार वो पॉलिटिकल ग्रुप के तौर पर इस देश की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के बीच से उभर कर आया है। ऐसी परिस्थिति इस देश में कभी नहीं थी। तय किसान को करना है, उसके रास्ते में कौन सी परिस्थिति किस रूप में आती है, और ये सारी चीज़ें इस दौर में जो एजुकेट की गई है वह इसलिए बड़ी शानदार हैं क्योंकि भारत के भीतर के जो भी उलझी हुई परिस्थितियां, उसमें कोई तो रास्ता दिखलाएगा, और किसान अगर इस देश को रास्ता दिखा दे तो फिर इस देश की राजनीति भी किसान को ही ग्राउंड जीरो में रखकर अपने ताने बाने को बुनेगी। अन्यथा वही बाहुबल, वही धनबल, वही पैसा, वही कॉरपोरेट, वही कमीशन और इन्हीं परिस्थितियों को आगे बढ़ाना, और वही वर्ल्ड बैंक की नीतियां, वही आईएमएफ का दबाव, और इसी तरीके से आप दुनिया के अलग अलग संस्थानों में शरीक हैं जहां पर आप कहते हैं कि हमारे देश के 60% लोग एग्रीकल्चर से चाहे जुड़े हों, लेकिन उसका योगदान जीडीपी में तो सिर्फ 14% है। तो हम क्यों ध्यान दें? सोचना तो किसानों को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।